अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नीतीश कुमार को लेकर फिर चर्चा चल रही है। वो किधर जाने वाले हैं? क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे या फिर दामन छोड़ेंगे? अब जब बिहार में विधानसभा के चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आने शुरू हुए, उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार कहते हैं वो सबके हैं, लेकिन किस किस के हैं, आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, डेमोक्रेसी में वैसे तो राजा नहीं होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार में राजा बनने के पूरे गुण हैं। मैं वैसे कोई उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके राजनीति का कायल हूँ। उनका जो राजनीति करने का तरीका है बहनों भाइयों, बेजोड़ है, बेमिसाल है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। नीतीश कुमार ही इकलौते इस देश के ऐसे नेता हैं जो दो विपरीत ध्रुव की राजनीति एक साथ कर सकते हैं। लोग कहते हैं हमने जेपी को देखा, लोहिया को देखा। मैं अब ये कहूँगा सबसे कि मैंने नीतीश कुमार को देखा। उनकी जो राजनीति करने का तरीका है बहनों भाइयों, बड़ा शानदार है। वो अटैच्ड भी रहते हैं और उनके अंदर वैराग्य है, डिटैचमेंट भी है। और डिटैचमेंट इतना भयानक है कि कभी इनके साथ खड़े हैं तो उधर चले गए और उधर खड़े हैं तो इधर चले गए। एक राजा वाले जितने गुण होते हैं सब उनके भीतर हैं। उनके बारे में एक कहावत प्रचलित है जो पटना में लगाई गए होर्डिंग्स लगाई गई। उसमें लिखा जाता है नीतीश कुमार सबके हैं। और बहनों भाइयों, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो सबका है वो किसी का नहीं है। ये लास्ट वाली लाइन नीतीश कुमार पर ज़्यादा सटीक होती है। वैसे वो कोई अभी साथ छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं एनडीए का, लेकिन इस देश की राजनीति में पिछले 2 दशकों में सबसे अनप्रेडिक्टेबल कोई पॉलिटिशियन है तो वो हैं नीतीश कुमार। खामोश इतने, शांत इतने कि आप उस गहराई को नाप नहीं पाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने उनके तारीफों के पुल बांधने के लिए डिबेट आयोजित की है। जी नहीं, मैं उनके राजनीति के तौर तरीके बता रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि वो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा खुद में इंस्टीट्यूट है। आपको राजनीति करनी है तो उनसे सीखनी पड़ेगी। 20 सालों से ज़्यादा तक पद पर मुख्यमंत्री और दामन पर एक दाग नहीं। बीजेपी भी उनको मोहब्बत से गले लगाती है, ठुड्डी पे हाथ लगाती है। और लालू यादव तो उनके बिना उनका कोई घर का रस्म भी पूरी नहीं होती। कांग्रेस से और नीतीश कुमार की मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं तो अखिलेश यादव उनके भतीजे हैं। डीएमके के वो दोस्त हैं तो केसीआर के साथ वो बैठकर लंच करते हैं। इस देश में जो राजनीति में अद्भुत सामंजस्य नीतीश कुमार के पास है, देश में किसी के पास नहीं। नीतीश कुमार दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। उनमें वो सब गुण हैं जो सबको मिलाकर बनते हैं। वो अकेली ऐसी शख्सियत हैं। बहन भाइयों, बिहार ऐसा प्रदेश है जहां हर गली में माफिया और हर मोहल्ले में एक नेता है। उनके बीच नीतीश कुमार एक सादगी पसंद व्यक्ति, एक निष्कलंक व्यक्ति 20 वर्षों से बिहार की सत्ता पर विराजमान है। बिहार वहीं का वहीं है। नीतीश कुमार लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं। आज मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से लालू यादव के खेमे में जा सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, तेजस्वी यादव को प्रमोट कर सकते हैं। ये चर्चा कहां से आई? ये चर्चा ऐसे आई कि पत्रकारों ने लालू यादव को घेरा और नीतीश कुमार के पर सवाल किए तो लालू यादव ने कहा नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ये बहुत बड़ा संकेत था। दिल्ली में भूचाल लाने वाला था। क्यों? क्योंकि दिल्ली के पास जो हुकूमत है वो उनकी अपनी अकेले की नहीं है। उसमें सहयोगी दल के तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। तो अगर लालू यादव ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली घूम रहे हैं लेकिन आला कमान से नहीं मिल रहे हैं बीजेपी के, चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन बहन भाई, एक और बहुत क्वालिटी है। आज आप नोट ही कर लो मैं जितनी क्वालिटी बताने वाला हूँ। नीतीश कुमार को जब कुछ खतरनाक करना होता है, कुछ बड़ा करना होता है, तो शांत हो जाते हैं। उनका ये बहुत शांत है पीछे वाला हिस्सा। और इस शांत दिमाग से ही आदमी कोई खतरनाक और बड़े फैसले लेता है। जैसे पिछली बार इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेटर बने घूम रहे थे, अंत में चले गए एनडीए के साथ। तो नीतीश कुमार की चुप्पी
इधर आप 1 महीने से देख रहे होंगे बहुत बड़ी होती जा रही है। बोल ही नहीं रहे, चुप, खामोश, शांत। और शांत आदमी से ज़्यादा खतरनाक कोई होता नहीं, ऐसा मेरा अनुभव है। आप अपने अनुभव के बारे में विचार करें। तब तक कुछ स्टेटमेंट और आज की डिबेट। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले? छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। देश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार नीलू रंजन जी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। और 2 बहुत खास मेहमान मैंने आज आमंत्रित किए हैं। मनोज लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और पटना से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट हेमंत कुमार जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। मनोज लाल जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूं। और मेरा दावा है कि इतनी खूबियां होगी नीतीश कुमार में, ये शायद आपको भी नहीं पता रहा होगा, जिनका मैंने उल्लेख किया है। नहीं ब्रजेश जी, सबसे पहले तो यहाँ बैठे हुए तमाम हमारे गुरुजन और मित्र और आपको भी, आपके चैनल के तमाम दर्शकों की नया साल की बहुत बहुत बधाई। देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर ही नीतीश कुमार कहा जाता है और नीतीश कुमार जी कभी भी बिहार के विकास की बात करते हैं और विकास को लेकर ही उनका कोई कार्यक्रम होता है। राजनीतिक मजबूरियां कहीं पर कुछ हो सकता है, उसकी हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी आज के डेट में चाहे कोई कितने बड़े भी संवैधानिक पद पर चले जाए, लेकिन राजनीति के रूप में हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी को ये देश जरूर याद करेगी। उनको किस रूप से लोग याद करना चाहेंगे? राजनेता के रूप में, और अपने जिस तरह से इतने दिनों से रहे और रहने के बावजूद भी उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लग पाया, किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं जा पाए, ये सबसे बड़ी उनकी बात है। तो नीतीश कुमार जी का मतलब ही होता है कि करप्शन के खिलाफ रहने के लिए। अब आए कुछ भी लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं। अभी लालू जी बोल रहे हैं तो लालू जी बोल रहे हैं, और हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि बोलने के लिए कोई आदमी कुछ बोल सकते हैं। तो यही बात राजीव रंजन के साथ सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट कब हुआ? राजीव रंजन, आपको याद होगा कि पूरे टाइम बीजेपी को गालियां देते थे, कोसते थे, और अंत में फिर उनको एनडीए के साथ जाना पड़ा। तो आज मैं राजीव रंजन की बात क्या मान लूं, क्योंकि उनके स्टेटमेंट में पहले भी देख चुका हूं। अगर वो मैं चला दूं तो उनका बड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। आपकी बात मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं। राजनीति में परिस्थितियां अलग होती है, और जब परिस्थितियां होती है तो उस हिसाब से चलते हैं। अब यहाँ पर तो और जो भी दल के लोग बैठे होंगे, जो अभी जिनके साथ होंगे, वो उनको भी भविष्य में पूर्व में कई बार उनके खिलाफ वो बातचीत किए होंगे। तो राजनीति में ये नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी दें कि लालू यादव के प्रस्ताव पर आपकी पार्टी का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, हमारे पार्टी का क्या रिस्पॉन्स है ये तो हमारे माननीय मंत्री ललन सिंह ने बता ही दिया, और मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से यूं ही वार्ता के क्रम में कहा कि कुछ चैनल वाले सरकार को बदल रहे हैं तो बदलने दीजिए। सब चीज पर बोलना नहीं होता है। पहले तो लालू जी अपने यहाँ ना फाइनल करेंगे कि लालू जी कहते हैं कि स्वागत है, दरवाजे खुले हैं, उनके पुत्र कहते हैं कि दरवाजे बंद है। तो पहले वो लोग पहले स्पष्ट अपने, अच्छा चलो, दोनों पिता पुत्र मिलके कह देते हैं खुले हैं, आओगे? नहीं, आने का सवाल ही कहाँ उठ रहा है, वो तो पूर्व से ही कहा जा रहा है।
तो आने का और जाने का कोई सवाल ही नहीं है। जहां पर हैं ये हम पूरी तरह से आपको आश्वस्त करते हैं मनोज जी, कि पूरी वैसे बुरा मत मानिएगा, आपके ऊपर भरोसा कोई नहीं करता। नहीं, देखिए, भरोसा करना राजनीति में किसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं? कौन सा दल है कि जो अछूता है? मैं बड़ी बेबाक बीजेपी बोलता है, हूं, मोदी जी हैं, बीजेपी उन पर भरोसा किया जा सकता। अच्छा, नहीं, बीजेपी ने भी कहा था कि हम नीतीश कुमार जी को नहीं लेंगे, तो कैसे बीजेपी ले ली? आप ये बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा कि राजनीति में, देखिए, हम बेबाक बोलते हैं कि राजनीति के हमाम में सारे लोग नंगे हैं। अरे कोई आदमी नहीं कर सकता Oh my God. है। इस चीज को सभी को स्वीकार करना चाहिए और हम भी इस चीज को स्वीकार करते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां के बस पर होती है, सामाजिक कार्य नहीं होता है। सर, मैं बहुत अप्रिशिएट राजनीति का करता हूं आपके बोल्डनेस का और आपके खुलेपन का। तो फिर नंगे होंगे क्या? नंगे सारे लोग हैं ही हैं। ठीक कौन बात। आदमी नंगे नहीं है? आप उसको देखिए, डिबेट का आप उस पर कीजिएगा तो ब्रजेश जी, बहुत सारी बात, बहुत लोगों की बात निकल के सामने चली आएगी ना। कोई एक ही दल को आप जिम्मेवार नहीं ना मानिएगा। ऐसा क्यों प्रतीत सारे हो रहा है लोग- कि आप भारतीय जनता पार्टी से आहत दिख रहे हैं कुछ? ये कभी नहीं आहत दिख रहे हैं। अगर देखिए, यहाँ नीतीश कुमार जी स्पष्ट निर्णय लेते हैं। अगर जब आहत होंगे, उनको लगेगा कि उनके कार्यकर्ताओं का या पार्टी नेताओं का मान सम्मान पर कोई ठेस पहुंच रहा है, तो नीतीश तो कुमार जी किसका जो सम्मान पे निर्णय ठेस पहुंच लेने में गई? सफल क्या होते ऐसा हैं। हो गया कि आपके सम्मान पे ठेस पहुंच गई? मैंने क्या कहा? कि मैंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी को जब भी लगेगा कि उनके कार्यकर्ताओं या नेताओं के मान सम्मान पर कोई ठेस पहुंच रहा है, तो वो निर्णय लेंगे। और अभी कोई बात नहीं है, पूरी तरह से मिलके एनडीए में नीतीश कुमार जी है, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता है और साफ रूप से एनडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मनोज जी, मेरी एक व्यक्तिगत जिज्ञासा है। आपकी सारी जिज्ञासा को हाँ, मैं सुनिए ना, एक सवाल जरूर- सुनिए ना आप। नीतीश कुमार जी ऐसा कैसे कर लेते हैं? मतलब वो क्या क्वालिटी है? मैं मतलब मैं फैन हूं उनका इस मामले में। देखिए, जो आदमी काम करता है ब्रजेश जी, वो कुछ भी आगे बढ़ सकता है। करेक्ट बात। और जब जिनके दिमाग में अगर केवल बिहार की विकास हो, तो उस लिहाज से वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सही, तो मैंने यही तो मैं बड़ी- जानना चाह रहा था सर। आपने मैं बहुत तो अच्छे से बड़ी- रेखांकित किया। मैं आपके मित्र और मैंने- भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी को इनवाइट करता हूं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। ये दोस्ती टूट रही है क्या? देखिए, मेरा उनसे परिचय नहीं है, जो जिन नेताजी को आपने बैठा रखा है, लेकिन जदयू के वो प्रवक्ता नहीं है। पार्टी की लाइन तो प्रवक्ता ही बताएगा। अरे सर, बहुत दूसरी सीनियर बात लीडर मैं है, आपसे नीतीश जी कहना के चाहता साथी हैं हूं वो। कि नहीं, मैं सम्मान करता हूं उनका, सीनियर लीडर जरूर होंगे, लेकिन पार्टी लाइन पार्टी का प्रवक्ता ही बोलता है और नेता कुछ भी बोलने में स्वतंत्र है। तो मेरा तो नहीं कहना है ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और जो वहाँ पर और अन्य पार्टियाँ हैं, चाहे वो एलजेपी हो या हम पार्टी हो, जदयू हो, और हम सब मिलके उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी वहाँ पे इंटैक्ट हैं। 70% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हम पांचों दलों को मिला करके वहाँ पर है। और जहाँ तक कि कांग्रेस और आरजेडी की बात है, मात्र 30% वोट के ऊपर वो राजनीति करते हैं, तो हमेशा पासा फेंका करते हैं। कभी किसी को चारा फेंक रहे हैं, कभी किसी को चारा फेंक रहे हैं। चारे का काम लालू जी को अच्छे से आता है और वो इतना ऐतिहासिक काम आता है कि उसके लिए उनको सजा भी मिली है। तो वो यहाँ पे अब वो नीतीश कुमार जी को भी चारा फेंक रहे हैं। मजबूरी क्या है उनकी? वो अपने बेटे को लॉन्च नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से हम उसको मुख्यमंत्री बना पाएँ। उसके लिए बौद्धिक संपदा के लिए वो मनोज झा जी की शरण में जाते हैं। उनको अगर कोई क्या कहते हैं अपनी सामाजिक ताना बाना बुनना हो तो वो अन्य लोगों की शरण में जाते हैं। व्यक्तिगत आरजेडी का कोई भी स्थान स्तर वहाँ पर नहीं है। पिछले कई वर्षों से वो सत्ता से बाहर है और सत्ता से बाहर होने का कारण भी यही है कि घनघोर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, गुड गवर्नेंस के आधार पर नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ हमारे पुराने सहयोगी हैं। आप पूछिए इनसे, अगर आपने आज बुलाया हो आरजेडी का, नहीं तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बताएंगे कि एडी सिंह है, सुभाष संजय यादव हैं, मनोज झा हैं, इनका राष्ट्रीय जनता दल का क्या लेना देना था?
ये राज्यसभा की सीटें बांटते हैं, किस लिए बांटी? मैं आपसे जानना चाहता ये हूं, तो सामाजिक आंदोलन क्या में साथ में नीतीश नहीं थे? कुमार एक जेपी आंदोलन में साथ में नहीं थे? ट्रस्टेड पार्टनर हैं? आप उन पर भरोसा करते हैं? नीतीश कुमार जी एक ट्रस्टेड पार्टनर है, और मैं आपको इस आधार पर कहना चाहूँगा कि जब पिछला चुनाव हुआ था तो हमारी पास सीटें नीतीश कुमार जी से दुगनी थी, लेकिन हमने नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया, और तब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 303 सीटों पर थी। आज तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो आज इस तरह का बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करेगी। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार जी नेता रहेंगे। कहीं पर भी किसी का बयान आपने देखा है क्या कि निकल लेते हैं किसको? इसका अंदाजा नहीं मिलता है। जैसे आपको छोड़े तो तेजस्वी के साथ चले गए, तेजस्वी को छोड़े आपके साथ चले आए, तो उनके इस कदम को लेकर लोगों के मन में ये शंका है, और जो चल रहा है बिहार की राजनीति में उसे यूं ही नहीं माना जा सकता, कुछ तो आग है भीतर। ये आग मीडिया ढूंढती रहेगी और आप ढूंढने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी जदयू एक अटल जी के समय से चला आ रहा गठबंधन है, और जो इंटैक्ट रहा है। इस राउंड का अंतिम सवाल है, क्या नीतीश कुमार के बिना बीजेपी बिहार में खड़ी नहीं हो सकती? देखिए, ये आपका एक सवाल जो है उसके बारे में यही कह सकते हैं कि हम गठबंधन धर्म पे विश्वास रखते हैं। गठबंधन वहाँ पे 5 दलों का है। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, नीतीश जी हैं और भारतीय जनता पार्टी। बहुत तगड़ा ट्रैप लगाया था मैंने, लेकिन आलोक अवस्थी बड़े चालाक प्रवक्ता हैं, ये मेरा ट्रैप तोड़ के निकल गए। और ब्रजेश जी, मैं एक चीज और बताऊं आपको एक चीज और बताऊं, ये 5 दलों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हर महीने वो बिहार में बैठती है, और जो मुझे जानकारी है कि 15 जनवरी से चंपारण से वह अब तमाम जिलों पे अब कार्यक्रम करने जा रही है। बहुत शुक्रिया। तो यह हताशा निराशा है राष्ट्रीय जनता दल की कि वो अपने को स्टैंड नहीं कर पा रहे, इसलिए इस तरह के सगुफे छोड़ रहे हैं। मैं हेमंत कुमार जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, बिहार की राजधानी पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हेमंत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, क्या चल रहा है बिहार में? थोड़ा हम लोगों को भी जानकारी मिलनी चाहिए आपके माध्यम से। वहाँ की पॉलिटिक्स में ये जो चर्चाएं हम लोग दिल्ली लखनऊ में सुन रहे हैं, इसमें कुछ बात है? धन्यवाद ब्रजेश जी, आप तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। बिहार में जो कुछ भी चल रहा है लालू यादव और तेजस्वी यादव की वजह से नहीं है, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि में बीजेपी है, ये सबको पता है। और वो किस लिए है? वह इसलिए है कि बिहार विधानसभा 2020 में जो चुनाव होने जाना, उस चुनाव में चेहरा कौन होगा, उस चुनाव की अगुवाई कौन करेगा, और इसको लेकर के जो सवाल उठे उसको सबसे पहली जो प्रतिक्रिया थी वो अमित शाह जी की तरफ से आई थी, जो सबको पता है। उन्होंने कहा था कि मिल बैठ कर तय करेंगे, और उसके बाद से ये हुआ कि नीतीश की नाराजगी खबरें आने लगी, और वो खबरें जब सामने आने लगी तो उसके साथ साथ बैक टू बैक कुछ बयान भी आने लगे। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री, उन्होंने कहा कि नीतीश जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उनका बयान, उसमें उपहास भी था, उसमें मजाक भी था, सब कुछ था। वो भारत रत्न देने से ज्यादा एक तरह से उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाला सलाह टाइप का था। दूसरी ओर विजय सिन्हा जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अटल जी जयंती के मौके पर कार्यक्रम की पटना में उन्होंने कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब यहाँ अपनी सरकार होगी भाजपा की, यानी अपना मुख्यमंत्री भी बने। और उस बात का समर्थन, भारत रत्न वाली बात का समर्थन किया था, और नतीजा ये हुआ कि उसको लेकर के नीतीश जी की चुप्पी ऐसी थी कि वो कुछ बोल नहीं रहे थे। पार्टी में भी एक तरह से गहरी खामोशी थी। वो दिल्ली गए, दिल्ली से वापस आए, वहां प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग तय थी, वहां मीटिंग कैंसिल हो गई। नड्डा से मिलने के लिए कहा गया, उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो पूरी पृष्ठभूमि में तो बीजेपी है। अब सवाल यह है कि नीतीश जी ने क्या ठाना है। तो मैं जो फोर्सी कर रहा हूं कि नीतीश जी ने एक तरह से मौन विद्रोह कर रखा है बीजेपी के खिलाफ, नॉन कोऑपरेटिव अलायंस कॉर्पोरेशन मतलब, और मौन विद्रोह वो इस रूप में सामने आया है कि जब लालू यादव ने बीती रात ये कहा
कि हमारा दरवाजा खुला है और नीतीश को भी अपना दरवाजा खोल कर रखना चाहिए, वो हमारे साथ आ जाए। उनके शब्दों को उन्होंने ये नहीं कहा कि आइए मुख्यमंत्री बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, उनका हमारे साथ आइए, हम माफ कर देंगे। भाग तो हुए जाते रहे हैं, हमने उनको कभी भागने के लिए मजबूर नहीं किया। और उसके बाद जब इस बात की सफाई में कौन लोग सामने आए, तो ललन सिंह जी सामने आए। नीतीश जी से सवाल जब पूछा जा रहा था आज राजभवन के बाहर जब वो निकल रहे थे, जो राज्यपाल था, तो नीतीश जी का कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके बदले में राज्यपाल महोदय ने कहा कि ये कोई राजनीतिक अवसर नहीं है, ये राजनीतिक सवाल नहीं पूछिए, इसका ग्रहण का मौका है। तो बचाव करने के लिए राज्यपाल महोदय को आना पड़ा। क्या आरिफ मोहम्मद खान का बिहार का राज्यपाल बनना भी कोई वजह है? बिल्कुल, मैं इसको एक वजह के रूप में मानता हूं, और वो वजह तो साफ साफ वो कल दिख गया जब राज्यपाल महोदय नीतीश जी के साथ उनके गांव गए, उनकी माता जी की 11वीं या 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वहां गए पहुंचे थे, और इधर से दोनों अलग अलग गाड़ियों में गए, लेकिन जब उधर से लौटे तो राज्यपाल जी मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में बैठ करके आए थे। ऐसा प्राय नहीं होता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में क्या आरिफ मोहम्मद खान के थ्रू कोई पैचअप है या फिर बिल्कुल नजर रखना है, सही या एक बहुत ही पॉलिटिकल आदमी को वहां गवर्नर बनाया गया है? कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल आपने सही शब्द चुना है, वो पैचअप करने के लिए ही वो एक तरह से उनके साथ सफर कर रहे थे, क्योंकि जो इस 10-15 दिनों में जो बिहार में जो चर्चा हुई, उससे बीजेपी और नीतीश जी के संबंधों को लेकर के तल्खी पूरी तरह उजागर हुई। नीतीश जी जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तेजस्वी से रात को मिल रहे हैं, चिराग से डीलिंग हो गई है, ये तमाम तरह की बातें आ रही थी। और बीजेपी के जितने नेता हैं जो बोल रहे थे भारत रत्न देने की बात, और नीतीश जी के लिए तरह तरह के सुझाव दे रहे थे और अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे थे, वो उन सब लोगों ने चुप्पी साध ली। उसके बाद पिछले एक सप्ताह से बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल रहा था बिहार का, बल्कि उनके बदले में जीतन राम मांझी जी जो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि उनके बारे में कहा जाए कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो जवाब दे रहे थे तेजस्वी यादव को, और नीतीश जी के पक्ष में वो कुछ कुछ कहानियां कर रहे थे। बीजेपी का कोई नेता उनके बचाव में नहीं आ रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई है? नौबत ये आई है कि मैं समझता हूं कि बीजेपी नीतीश जी को 2025 के चुनाव में एक पुतले की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। उनको अगर बीजेपी इस बात पर सहमत हो जाए हेमंत जी कि उनको हम चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट या चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर देंगे, तो सुलह हो जाएगी, ऐसा जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, ये सुलह हो जाएगा या नहीं हो जाएगा इसके बारे में हाँ ना में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नीतीश जी बदला लेने और हिसाब बराबर करने के लिए जाने जाते हैं। जी। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को इस्तेमाल करके बीजेपी ये जीतन राम मांझी वाला बदला लेना चाहते हैं, चिराग पासवान का बदला लेना चाहते हैं, या बीजेपी से बदला लेना चाहते हैं, या लालू यादव से? बीजेपी का जो क्रेडेंशियल है उनके साथ जो है, वो 2020 का एक बहुत ही वो मार्केबल ये टर्निंग पॉइंट था बीजेपी और नीतीश जी के रिश्तों में, जब ये खुलेआम हुआ कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार दिए, बीजेपी ने सभी तरह से मदद पहुंचाया चिराग पासवान को, और नीतीश जी को 1 नंबर से 3 नंबर की पार्टी बना दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने नीतीश जी, तो उन्होंने कहा, रिकॉर्ड पर है वो, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के दबाव पर मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। तो नीतीश जी आज की तारीख में शुक्रिया हेमंत जी, इससे मुख्यमंत्री हैं। जी हमारे साथ बने रहिएगा। हम डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी बड़े आपने इंटरेस्टिंग विचार प्रस्तुत किए। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के लीडर है, हमारे साथ मौजूद हैं। फराज जी, तो क्या इंडिया अलायंस भी अपने दरवाजे खोलेगा नीतीश के लिए, खोलने को तैयार है, या फिर ये सिर्फ ऑफर लालू यादव का है? देखिए ब्रजेश जी, बेहतरीन विश्लेषण कर दिया हेमंत जी ने। और अब रही बात आपका जो सवाल है, डेफिनेटली इंडिया अलायंस जो है वो भारत में ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार है, इसको हटाने के लिए जितनी भी सेक्युलर ताकतें हैं उनको साथ लेने के लिए तैयार है। बात हो रही थी अभी यहाँ पर नीतीश कुमार जी की और भारतीय जनता पार्टी की। तो जैसे हेमंत जी ने एक लाइन ली, पहले बीजेपी के ऊपर बोले, फिर नीतीश जी के ऊपर बोले, वही लाइन ऑलमोस्ट मैं भी लूँगा। नीतीश जी की हालत क्या है आज की तारीख में, एक शेर छोटा सा सुन लिए।
उसे समझ में आ जाएगा कि खैरात की जन्नत ठुकरा दे, है शान यही खुददारी की, लब ऊपर ऊपर हंसते हैं दिल अंदर अंदर रोता है, और मल्लाहों को इल्ज़ाम न दो तुम साहिल वालों क्या जानो, ये तूफान कौन उठाता है, ये कश्ती कौन डुबोता है। तो नीतीश जी को पता है कि पर वो तो प्रधानमंत्री जी का पैर 3-4 बार छू चुके हैं, आप कौन सी वाली बात कर रहे अब हैं? सुनिए और कहा है कि देखो बहुत भटक लिए, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। और जब वो ऐसा कहते हैं तब मुझे बड़ा डर लगता है। देखिए नीतीश जी एक्चुअली वो क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। मेरे शेर का आखिरी मिसरा था कि ये तूफान कौन उठाता है, ये कश्ती कौन डुबोता है। तो नीतीश जी को पता है कि ये तूफान कौन उठा रहा है और उनकी कश्ती जो है वो कौन डुबोने वाला है। देखिए हेमंत जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उसमें 1-2 पॉइंट्स मैं और ऐड कर देता हूं। नीतीश जी ये बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे कि चिराग पासवान जी को यूज करके उनकी पार्टी के जो एमएलए थे उसको कम करके उनके 71 एमएलए हुआ करते थे, 28 से कम होकर के भारतीय जनता पार्टी 43 पर ले आई। वो बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे कि रामविलास पासवान जी जो उनके भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश जी इतने पुराने अलाई थे, न सिर्फ उनका परिवार तोड़ा बल्कि उनकी पार्टी भी तोड़ी। नीतीश जी ये बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे कि महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो गद्दारी की, वही गद्दारी भारतीय जनता पार्टी 2025 में दिसंबर में करने जा रही। अब देखिए नीतीश जी की अगर आप पॉलिटिक्स जो है ब्रजेश जी उसको अगर आप ठीक से एनालाइज करिएगा तो खरमास के बाद वो राजनीति में गर्माहट लाते हैं कुछ। खरमास के बाद वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में, सियासत में कुछ गर्माहट लाते हैं और बड़ी गर्मी हो जाती है। आपने पिछली बार देखा होगा कि खिचड़ी साथ में लालू जी और नीतीश जी 14 या 15 तारीख को खा रहे थे और 28 तारीख को नीतीश जी इंडिया से निकल करके एनडीए में चले गए थे। आप देखिएगा खरमास के बाद यही होगा कि नीतीश जी एनडीए को छोड़ देंगे। थैंक यू सर। 20 सेकंड और। हाँ बोलें। अभी आपने तुलना एक करी जयप्रकाश नारायण जी से, लोहिया जी से, नीतीश जी की। वहां पे थोड़ा सा मेरा डिस्कनेक्ट है। जेपी जी और लोहिया जी याद किए जाएंगे बहुत पॉजिटिव चीज के लिए, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नीतीश जी, हमारे बहुत सीनियर हैं, बड़े हैं, लेकिन वो याद किए जाएंगे पलटी मारने के लिए, जनादेश का अपमान करने के लिए और विचारधारा से तो समझौता क्या रास्ता करने बंद के है? लिए। मतलब ये तो आप अपमानजनक बात उनके लिए कर रहे हैं। नहीं, अपमानजनक नहीं। देखिए ये एक थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। उमाशंकर जी स्वागत आपका। क्या नीतीश कुमार का स्वागत है अलायंस में? देखिए लालू या नहीं? यादव जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, जो गोडसेवादी नहीं है उनका हमेशा कांग्रेस में स्वागत है। और अगर नीतीश जी गोडसेवाद, कौन से वाले वादी हैं? देखिए गोडसेवाद आप तो गारंटी से कहना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं गारंटी से कह रहा हूं, कांग्रेस एनओसी भी जारी करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जो गोडसेवाद को छोड़ देगा उसका कांग्रेस में स्वागत मतलब कल तक रहे तो ठीक है, छोड़ के आ जाएंगे, स्वागत है। वो शकील जी का भी बयान आया, वो लालू यादव जी ने भी बोला एक वॉशिंग मशीन तो आपने भी लगा रखी है। नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं है। देखिए नीतीश जी मूलतः समाजवादी नेता है, वो मनुवादियों के साथ बहुत लंबा नहीं रह सकते हैं, और वो भी तब जब आज बड़े इमोशनल हो रहे हो नीतीश। नहीं, वो भी तब जब वो डाउट हो रहा है आप लोगों को, जब उनकी पार्टी को लगातार भारतीय जनता पार्टी कमजोर कर रही हो, उन्हीं को खा पी के वो अपनी तंदुरुस्ती भाजपा बिहार में बढ़ा रही हो तब, और जब 5 मुद्दों पर नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट मतभेद है। पहला, जाति जनगणना का पर मतभेद है, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर मतभेद है, गिरिराज किशोर जो लगातार जहर भरे बयान दे रहे हैं उस पर भी नीतीश जी लगातार असहज रहते हैं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर भी नीतीश जी उनसे मतभेद रखते हैं। और जो विशेष पैकेज वाला, जिसमें आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी गए थे 15 वाले चुनाव में, 10 लाख 5 लाख कितना दे दूं, वो आज तक नहीं मिला। इन 5 मुद्दों पर नीतीश जी का बिल्कुल मतभेद है, और इसलिए ये जो धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, आग पीछे जरूर है। और नीतीश ने आप लोगों को इंश्योर किया कि आप बिहार में हार जाएं, आज उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हो। क्या ये अवसरवाद की राजनीति नहीं है? नहीं, कांग्रेस की? आप तो एक अपॉर्चुनिस्ट टाइप स्टेटमेंट दे रहे हो। अब राजनीति में इसको अपॉर्चुनिस्ट या अवसरवादी हिंदी में नहीं कहते, यही राजा बनने का गुण है। नहीं, ये क्या है? और आप अवसरवादी हैं, ये स्वीकार लिया, मैं अप्रिशिएट करता हूं। जो सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। यहाँ पर पांडे जी आप बड़े अवसरवादी निकले। नहीं, ये कहावत चरितार्थ। अब मैं आपको एक बात बताऊं जिसको फराज जी ने भी थोड़ा सा लिया,
मैं वो देखिए, नीतीश की पार्टी को ही खा के भाजपा बढ़ रही है। आप देखिए 2010 में नीतीश जी के 115 विधायक आए, 2015 में 71 रह गए और 2020 के चुनाव में तक केवल 43 विधायक रह गए। और भाजपा कैसे कैसे बढ़ी देखिए, 2005 में 15% वोट मिला, 2010 में 16% ले गए, 15 में 20% ले गए और 2020 में 25% वोट भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आप सबकी बात समेट कर, लास्ट बात, मुझे 10 सेकंड हो, एक और इसका मैं आपको उत्तर, अवसरवादी हो ये मान लियो, बात खत्म। 10 सेकंड और लीजिए, 10 सेकंड और। देखिए एक नेता थे, यूपी काडर के आईएएस थे, आरसीपी सिंह साहब, वो नीतीश जी की पार्टी में केंद्रीय मंत्री भी बने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। उनको नीतीश जी ने पार्टी से निकाल दिया, उनको। और एक जो भाजपा के प्रवक्ता हैं अजय आलोक जी, क्यों निकाला? बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भाजपा उनको तोड़ के अपने, सर हो गया, बस हो गया, थैंक यू सर। इसलिए समय का पालन करें सर, नीतीश जी को पार्टी से निकालना पड़ा और 22 में गठबंधन तोड़ना पड़ा था। अच्छा, आप कांग्रेस में के प्रवक्ता हो या नीतीश कुमार के? नहीं, हम जनता के प्रवक्ता हैं, हम गांधीवाद के आपका प्रवक्ता हैं, हम गोडसेवादियों नीलू रंजन जी सर, प्रवक्ता धन्यवाद सर। नीलू रंजन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। अब इन सब की बात समेटकर मैं उन्हीं के सामने प्रस्तुत करता हूं और वो बताएं कि ये कौन सी डिश बनी इन सब की बात इकट्ठा करके। नीलू जी आप शुरू हो जाइए, और ये क्या चल रहा है सर, थोड़ा हम लोग को भी इसमें इनलाइटन करिए, बड़ा कन्फ्यूजन है। नहीं देखिए, ऐसा है कि ये जो कहते हैं ना कि कप में तूफान जो है वो ला रहे हैं चाय के कप में, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो सामान्यतः मूलतः एंटी लालू यादव का वोट बैंक है। और उस वोट बैंक को लालू यादव से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने बड़े जतन से बनाया है और वह अभी तक उनके साथ इंटैक्ट है, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता है। और जब जब नीतीश वहां से हटे हैं, जो एक स्वाभाविक है कि भाजपा जब भी कह रहे थे प्रवक्ता कांग्रेस के कि वो गोडसेवादी साथ नहीं रह सकते, खैर ऐसे मैं फ्रेज यूज नहीं करता हूं कि कौन कौन सा वाद है कौन नहीं है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप देखेंगे तो 1998-99 से लगातार अगर 4-5 साल को छोड़ दे तो वो भाजपा के साथ हैं। और जो वोट बैंक है दोनों का, भाजपा का और नीतीश का, वो दोनों को वोट बैंक जो है स्वाभाविक मित्र है। वोट बैंक जनता जो मतदाता है वो भी स्वाभाविक मित्र है। इसीलिए जेडीयू का कोई भी नेता ये नहीं बोल रहा है कि आप जाएं। पिछली बार जब गए थे वो आरजेडी के साथ, तभी मेरी सांसदों से बात हुई थी, कई लोगों से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि नीतीश जो फैसला करेंगे मानेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वहां जाएं। अभी जो एक सवाल जो उठ रहा है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, मुझे लगता है कि मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम चीजें वो ज्यादा कर रही हैं इसको। एक मुझे दिल्ली का इलेक्शन भी लग रहा है जहां पे जदयू चाहती है कि उसको 6-7 सीटें मिले, भाजपा 2-3 देने पे बात कर रही है, उनके बीच में खींचतान चल रहा है। तो हो सकता है कि जो चीजें मैं ये जानना चाहता हूं और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ऑल इज वेल दोनों के बीच ठीक है या फिर रिश्तों में कोई एक बात को लेकर तनाव है, जिसका जिक्र हेमंत कुमार जी हमारे साथ जुड़े, बड़े विस्तार से उन्होंने रखा। क्या उनके द्वारा उठाए गए कुछ बातों पर सहमत हुआ जा सकता है? नहीं देखिए, वो जो बातें उठा रहे हैं वो ठीक है कि वो किस ढंग से गए, क्या हुआ है, और राज्यपाल के साथ गए, वो तमाम चीजें हर दिन का आप अलग अलग विश्लेषण करते घटनाओं का। लेकिन दोनों के बीच कटुता होने का अभी कोई कारण नहीं है, जबकि दोनों का वोट बैंक एकजुट है और दोनों तरफ से अभी अक्टूबर में इलेक्शन होना है, नवंबर में, अक्टूबर में इलेक्शन होना है, तो मुश्किल से 10 महीने रह गए हैं, 9 महीने, तो इसके पहले दोनों अलग होंगे। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है अभी। दूसरी बात कि जो बिहार भाजपा के नेताओं को चुप कराया गया है और जो बोल भी रहे थे, वो ये तय करने वाले नहीं है कि नीतीश रहेंगे या जाएंगे या नीतीश को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वो बनाने का काम केंद्रीय नेतृत्व करेगा और केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक इस ढंग का कोई संकेत नहीं दिया है कि हम नीतीश के अंडर में चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस अमित शाह के बयान की बात की जा रही है वो उनका एकदम बिल्कुल पेटेंट बयान है। किसी मुद्दे पे पूछ लीजिए, अध्यक्ष पे पूछ लीजिए तो पार्टी तय करेगी, कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा तो पार्टी का जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। वो उनका पेटेंट एक स्टैंडर्ड बयान है, एक स्टैंडर्ड बयान है। जी वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र बयान है और जिस बयान के आधार पे ये थैंक यू सर बनाया गया है।
वीरेन जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, क्या खबरें हैं? नीतीश कुमार क्या वापस उसी खेमे में जा सकते हैं जहां से आए हैं, या फिर ये सिर्फ मीडिया में चल रही एक अफवाह मात्र है? बिल्कुल, अभी तो ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई निर्णय करेंगे, लेकिन देश की सियासत में उनका नाम पलटू राम रखा गया। हालांकि आज वो देश की सियासत की धुरी बने हुए हैं। वो 73 साल के लगभग हो गए हैं, लेकिन सियासत में उनका जलवा बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं है। वो पीएम मोदी का पैर छूते हैं और उनके प्रति वो काफ़ी आदर जताते हैं। तो इससे तो ये साफ है कि नीतीश का अभी कोई इरादा भाजपा से अलग होने का नहीं है। हाँ, जब विधानसभा के चुनाव और निकट आएंगे तो शायद हो सकता है कि सीटों को लेकर कुछ बातें आए, फंसे मामला कहीं। देखिए, नीतीश सबके हैं ये हर बार कहा जाता है, लेकिन किसके कितनी देर तक हैं ये तो नीतीश ही जानते हैं, ये कोई नहीं कह सकता। और आज ऑफर मिल रहा है, हो सकता है वो स्वीकारें, हो सकता है नकारें, और हो सकता है कि ऑफर को वेटिंग में रखें कि आगे इस पर विचार करेंगे। सियासत में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए यह है कि जब बिहार से सटे हुए पड़ोसी राज्य हमारे उत्तर प्रदेश में एनडीए की नैया डूब रही थी लोकसभा में, तब बिहार में नीतीश कुमार ने उस साख को बचाया जो आज भाजपा की केंद्र की सरकार में महत्वपूर्ण उनका भूमिका है जी। अगर नीतीश ना होते तो बीजेपी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ी थी, 12 वो जीती, और नीतीश उससे कम सीटें लड़े, 16 लड़े और 12 जीते। तो नीतीश ने भाजपा की साख बहुत बचाई केंद्र के चुनाव में। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार अभी फिलहाल कोई ऐसा संकेत उनकी ओर से नहीं मिला है कि वो एनडीए से अलग होंगे, और जब एनडीए से अलग होंगे तो वो जाएंगे कहां? आम आदमी पार्टी ने जरूर मांग किया है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से हटा दिया जाए और उनका चेयरमैन हटा दिया जाए। तो नीतीश के लिए इस तरह का अगर कांग्रेस बाहर जाए, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, कांग्रेस की जो सुस्ती थी और उपेक्षा थी, उसकी वजह से ही तो उन्होंने छोड़ा था गठबंधन, नहीं तो वो वहां पर बड़े नेता के तौर पर थे। तब उस समय नीतीश अगर रुकते तो शायद देश की वो तस्वीर बदल सकते थे, राजनीति की भी तस्वीर बदल जाती जी। लेकिन वो बाद में भाजपा के साथ चले गए गठबंधन में, और देश में एक नई तस्वीर देखने को मिली। ब्रजेश जी, सियासत में ये जरूर कहा गया कि हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन अगर सब नंगे हैं तो फिर सबके दामन पर दाग भी होना चाहिए। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के और सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार के दाग से अभी तक बचे हुए हैं, उन पर कोई तरह का आरोप नहीं है। तो आज के जमाने में अगर आप साथ किसी छोड़ दीजिए, वही आपका चीरहरण चरित्रहरण कर डालेगा। नीतीश कुमार तो कई बार छोड़े, कई बार गए, बस खाली तेजस्वी ने इतना कहा कि चाचा को भूल जाते हैं, पता नहीं कौन सी दवाई खाते हैं। तो ये चीजें सत्ता के साथ आरोप प्रत्यारोप बदलते रहते हैं जी। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा ने एक दांव खेला है बिहार में, राज्यपाल मुस्लिम बनाकर। अब विधानसभा के चुनाव में भाजपा पर यह आरोप ज्यादा नहीं लग पाएगा कि वो मुस्लिम विरोधी है। तो एक तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने एक बढ़िया काम ये कर लिया है अपने लिए। फिलहाल जी वीरेन जी, बहुत अच्छा, एक अच्छी कविता है, आज सुनिएगा। सत्य और सिद्धांत पर, अवसरवाद पर और पलटने पर जी कुछ कहा नहीं जा सकता कब व्यवस्था बदले, कि सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात, और उधर लुढ़क जाओ जिधर देखो भरी परात, और देखो भरी परात अर्थ रखो निष्ठा, और कर्तव्यों से ऊंचे हैं पद और प्रतिष्ठा।
जो दल हुआ पुराना उसको बदलो साथी, और दल की दलदल में फंसकर तो मर जाता है हाथी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर मनोज लाल दास जी मौजूद हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि, और जैसा हेमंत कुमार जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके भी ऑब्जर्वेशन हमने सुने, ये जो स्टेटमेंट बीजेपी के नेताओं के आए, भारत रत्न दिए जाने की मांग, भाई भारत रत्न मिलना ये तो अच्छी बात है, इसका बुरा क्यों लगा आपको? देखिए ब्रजेश जी, नीतीश कुमार जी ने भी कहा, आज ही कहा कि कौन क्या बोलता है, छोड़िए इन बातों को। तो अब कोई आदमी अगर भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये उनकी अपनी सोच है। उनके सोच से हमको क्यों बुरा लगेगा, ऐसा तो हम लोगों ने कहीं नहीं कहा कि हमें बुरा लग रहा है या कोई इस तरह की बातचीत है। हमारे यहाँ से भी हमारे नेताओं ने भी इस तरह की बात की थी, तो कहाँ इसी में कोई बुरा की बात नहीं है। अब उनको लगा, वो मंत्री हैं, केंद्र के बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कोई बात कहा तो वो है। अब हमको भारत रत्न मिलेगा, हम स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे, ये तो उस समय की बात है। और इस तरह की कोई बात नहीं है, कहीं पर कोई खटास नहीं है, पूरी तरह से एक मुश्त है ब्रजेश जी। और ये चुनाव कैसे 2025 में लड़े, इसके लिए हमारे जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, ये राज्यपाल बदल दिए हैं बीच में और आरिफ मोहम्मद खान को ले आए। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान जी बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, जानकार हैं। और राज्यपाल का पद किसी उसको आप कोई मुस्लिम हो कोई हिंदू हो, इस विषय नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप केरल का उदाहरण भूल गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान का एक्सपर्टाइज है मुख्यमंत्रियों के नाक में तेल डालने का। नाक में तेल डालना दुष्कर कार्य माना जाता है हमारे, नाक में तेल डालने का उनको एक्सपर्टाइज हासिल है। मैं आपकी बात मानता हूँ। अब वहाँ के मुख्यमंत्री अगर कोई गलत कर रहे होंगे, कोई बात होंगे, सुप्रीम तो कोर्ट तो पड़ता है कि उस विषय पर कोई अपना एक्शन ले। अगर वहाँ मुख्यमंत्री कोई गलत हो, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। नीतीश कुमार जी का तो कोई गलती तो है ही नहीं कि इसीलिए कोई भी गवर्नर हो, गवर्नर का अपना कार्य है, अपना दायित्व है, मुख्यमंत्री जी का अपना दायित्व है, उस हिसाब से काम होता है। और हमें कोई, नीतीश कुमार जी आए दिल्ली से, दौरे चले गए उनसे मिलने के लिए, जो तो ये दिल्ली जा क्यों नहीं रहे मिलने, और गए थे तो मिले क्यों नहीं? फिर दिल्ली गए थे, जिस काम से वो गए थे वहां करके चले आए। अब किसी से भी मिलना हो तो पहले से ही तय रहता है। उनके शॉर्टकट में था दिल्ली जाने का, अपना कोई दिखाना था व्यक्तिगत रूप से, और मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलना था। तो और तो कोई उनका प्रोग्राम कहीं से पहले से फिक्स नहीं था ब्रजेश जी। और वहां से आए तो चले गए गवर्नर से मिलने के लिए। तो जो सोशल मीडिया के समाचार हैं, मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं और उनका चैनल पर आ रहा है कि कोई नया धमाका करने के लिए जा रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री जी बधाई दे के आए तो फिर सब वापस हो गए। बहुत शुक्रिया। तो मैं 10 सेकेंड आपका लूंगा कि मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर दूं कि हमारी पार्टी, मैं बहुत दिनों से हूं और अवस्थी जी के साथ कई बार मैं डिबेट में भी रहा है उस समय, लेकिन पार्टी का एकमात्र यही है कि एनडीए कैसे मजबूत हो। 2025 आलोक अवस्थी की बात से आप आहत हैं, मैं ऐसा मुझे भी प्रतीत हुआ। उन्हें आपकी वरिष्ठता पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। ब्रजेश जी वो बड़े सीनियर हैं और उनके साथ रिपब्लिक पर भी हमने बहस किया है। इंडियन बहुत धन्यवाद सर, मैं उनको सीधे आपसे कनेक्ट कर देता हूं। आपकी दोस्ती आपने याद दिला दी है उनको। अगर उनको जी नहीं कोई बात आलोक जी, क्या एक ऐसा फील आ रहा है जैसा हेमंत जी को मैंने सुना कि नीतीश कुमार के आसपास आप सुरंगें खोद रहे हो, कोई ट्रैप बिछा रहे हो, गवर्नर की एंट्री भी, आपके नेताओं के स्टेटमेंट भी, पॉस्चरिंग भी, ऐसा प्रतीत हो रहा है? ब्रजेश जी, मैं नीलू रंजन जी की बात से अपने को एसोसिएट करूंगा। वो बहुत वरिष्ठ
पत्रकार हैं और दिल्ली को और बिहार को अच्छे से समझते हैं। जो भी निर्णय होता है उन्हें पता है कि नड्डा जी, अमित शाह जी और मोदी जी के अलावा वहाँ पर निर्णय कोई नहीं लेता है और कहीं से भी ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। और जहाँ तक की बात अन्य नेताओं की है या पत्रकारों की भी है या राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव जी की है, जिनकी बात को तेजस्वी जी ने खुद ही नकार दिया है, सपने देखने के लिए, सामूहिक रूप से रोने के लिए, चलने के लिए, बैसाखी तलाश करने के लिए और बोलने के लिए पूरी आज़ादी है। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कि इंडी अलायंस में आने का ऑफर दिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने, तो इंडी अलायंस से बचा कहाँ है। इंडी अलायंस बनने के समय सबसे पहले नीतीश कुमार जी ही छोड़ करके इंडी अलायंस को गए। उसके बाद से आप देख लीजिए, चाहे वो बंगाल में रहा हो तो ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस को घास नहीं डाली, सारी सीटों पे खुद लड़ी हैं। वहीं पर आप हरियाणा को देख लीजिए और एमपी को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, कांग्रेस ने वहाँ घास नहीं डाली अन्य दलों को। और बहुत बड़ी बात यह है कि जहाँ पंजाब और दिल्ली की बात आती है वहाँ पर कहाँ है इंडी अलायंस। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक सीट भी नहीं दी है, इस लायक भी नहीं रखा। तो इंडी अलायंस की चर्चा करना और उस पर जो है क्या कहते हैं टिके रहना, दोनों में बड़ा अंतर है। क्या नीतीश कुमार को आप घेरे रखना चाहते हैं, गठबंधन है, हम सब देख रहे हैं, या फिर आरिफ मोहम्मद खान को भेजकर आप उनसे पैचअप चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल कभी भी राजनीतिक करने का कोई केंद्र बिंदु रहा है। और नीतीश कुमार जी ये हमारे यहाँ बहुत पहले से हो रहा है, हर पार्टी करती है और आज का नहीं है। वो कांग्रेस की सरकारें करती थी, 100 से अधिक सरकारें कांग्रेस ने बर्खास्त करी हैं। उस समय राज्यपाल का ऑफिस जो है इसका क्या केंद्र रहता था। देखिए मनोज जी ने खुद एक्सेप्ट किया सरकार को कि आरिफ मोहम्मद खान को एक्सपर्टाइज है नाक में तेल डालने की, उन्होंने सहमति की मेरे स्टेटमेंट से। देखिए राजनीतिक रूप से हमने ये कहा ब्रजेश जी, आपने केरला का उदाहरण दिया तो हमने कहा कि अगर मुख्यमंत्री कोई के भी हो, अगर कोई गलत कर रहे हैं, सर आलोक जी की बारी है, आपकी बात हो गई सर। आज यहाँ बिहार में तो नीतीश कुमार थैंक यू सर। कोई गलत काम है। ओके आलोक जी 20 सेकंड। आप क्यों आतुर हो रहे हैं मनोज जी? आप देखिए आलोक जी बोलिए, कंटिन्यू, 20 सेकंड और है आपके पास। हाँ ठीक है, धन्यवाद ब्रजेश जी। तो मेरा यही कहना है कि इंडी अलायंस जैसे नाम अब खाली ये किताबों में कहीं रह गया है, छिन्न भिन्न हो चुका है। मोदी जी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं और बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी से वो अपना कार्यकाल चला रहे हैं और कठोर निर्णय ले रहे हैं और हर तरीके के मामले में मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी ने कहीं से भी ऐसी कोई बात कही है या उनके मन में कोई ऐसा विचार है। अगर कोई ऐसी बात होती तो नीतीश कुमार जी की तरफ से आती या हमारे बड़े नेताओं की तरफ से आती। मैं हेमंत जी को आग्रह करता हूं, हमारे गठबंधन के महत्वपूर्ण साथी हैं और वहां पर पांचों दल मिलकर के बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। हेमंत जी, मैं आज जानना चाहता हूं, आज जब पत्रकारों ने घेरा तो मैंने हिस्टोरिकली देखा कि नॉर्मली राज्यपाल कोई कुछ बोलते नहीं, भाई राज्यपालों से क्या मतलब, सवाल चीफ मिनिस्टर से हो रहा है। तो सीएम पर डाला गया तीर, उड़ते तीर को गवर्नर ने पकड़ा। सर थोड़ा कुछ आपको गड़बड़। पांडे जी शांत रहिए। हाँ बोलिए हेमंत जी। जी ब्रजेश जी, आज जो गवर्नर के शपथ ग्रहण के दौरान जो कुछ हुआ उसमें आप शायद आपने वो आपकी नजर के सामने से वो तस्वीर गई है कि नहीं, कि जिसमें तेजस्वी यादव प्रणाम कर रहे हैं नीतीश जी को, नीतीश जी आगे बढ़ करके उनके कंधे पर हाथ रख रहे हैं। हाँ देखा मैंने। और दोनों की मुद्राएं काफी सकारात्मक और हंसती हुआ। मैं और आलोक जी दोनों एक जगह साथ बैठे थे, हम लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पे। जी हेमंत जी कंटिन्यू। और अमूमन ये होता ही रहा है कि जब नीतीश जी अगर किसी से नाराज रहते हैं या अगर वो दुखी मन रहते हैं तो ऐसे लोगों के प्रणाम का बस सर झुकाकर जवाब देकर के आगे निकल जाते हैं। ऐसा तेजस्वी के साथ भी कभी कभी होते हुए हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज रुक करके एक तरह से फोटो अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने क्रिएट की और फोटो वो तस्वीर खींची गई और वो तस्वीर चारों तरफ वायरल हो रही है। और उसके बाद जो नीतीश जी से जो सवाल हुए उन सवालों का कोई जवाब नीतीश जी ने नहीं दिया। ये कोई अगर जो मनोज लाल जी जो कह रहे हैं, नीतीश जी ने कोई बयान नहीं दिया है कि कोई क्या बोल रहा है। पहले राउंड में मनोज लाल जी जैसे थे, दूसरे राउंड में वैसे नहीं रह गए। वो
मैं इनको बड़ा मतलब तो मैं कह रहा ये अपने नेता के पत्नीों पर है, पता नहीं आलोक अवस्थी ने क्या समझा दिया। सेकंड राउंड में स्टेटमेंट इनके बदले हैं, मतलब रिफाइंड स्टेटमेंट इन्होंने दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं कि नीतीश जी के जो पलटने की बदलने की खबर चल रही है उसको लेकर के, तो हम लोग की किसी की समीक्षा हो सकती है कि ये ऐसा नहीं हो, नीतीश जी बीजेपी के साथ ही रहेंगे, वो बहुत पाक साफ है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि जो खबर चल रही है उसको लेकर के नीतीश, तो आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है। कल नीतीश जी की पार्टी ने क्या पोस्टर जारी किया, 2025 फिर से नीतीश है, उसके बाद एक 2025 फिर से 2025 फिर से नीतीश, ये पोस्टर कल जारी हुआ जेडीयू की ओर से। एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि 25, 27, 28, 29, 30 उस पोस्टर में रोड मैप है, उस रोड मैप पर नीतीश जी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बीजेपी, ये हेमंत जी बड़े शानदार पत्रकार हैं और मैं इनको बड़ा सराहना करता हूँ। ये एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, एविडेंस बेस्ड बातचीत होगी कि ये बात होगी कि नीतीश जी। थैंक यू सर। मैं नीलू रंजन जी को फिर आउट ऑफ टर्न कनेक्ट कर दे रहा हूँ। एक सेकंड सर, नीलू रंजन जी की समीक्षा हो सकती है कि ठीक है नीलू जी, देखिए एक बात तो हेमंत जी की बात पे दम है। हेमंत जी ने कोई भी बात रखी है तो उन्होंने एविडेंस दिए हैं उसके। नीलू जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए कि जो एविडेंस है, जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रखा, तो वो बीजेपी को जवाब है या तेजस्वी ने जो कहा कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, तो उनको दिखा रहे थे कि बच्चे, तुम बच्चे हो, दरवाजे क्या तुम तो पूरे सारी खिड़कियां भी खोल दोगे हमारे लिए, तो अरे दीवार गिरा देंगे एंट्री के लिए। इसी रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। सुनिए, किसी भी रूप में इसको हम देख सकते हैं, वो अलग अलग हम व्याख्या कर सकते हैं। जहां तक रही कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश, ये जदयू के सबसे बड़े नेता हैं, उसके संस्थापक हैं, एक तरह से सब कुछ चला रहे हैं। अगर जदयू के पोस्टर में उनका रोड मैप नहीं होगा, उनको मुख्यमंत्री के रूप में बात नहीं होगी, तो कौन करेगा? ये तो स्वाभाविक है। इसमें ये निकालना कि वो बदल कोई भी सकता है, नीतीश पलट सकते हैं। देखिए, जो राजनीति होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है फायदे की, कि किसको किससे फायदा हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश को अभी भाजपा के साथ रहने में नुकसान है। और जहां तक रही पार्टी तोड़ने की बात, तो नीतीश जो छोड़ के निकले थे, उस वक्त चर्चा ये थी कि नीतीश की पार्टी को, जदयू को तोड़ के आरजेडी अकेले सरकार बनाना चाहते हैं, तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चर्चा उस वक्त थी। थैंक यू सर। किदवई साहब, गो अहेड, आपकी बारी। देखिए, नीलू जी की मैं एक बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नीतीश कुमार जी चले गए तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी अगले 2 साल में, ये कंफर्म्ड है। ये तो आप आग लगाने की बात नहीं, आप बिल्कुल आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनका हिस्टोरिकल एविडेंस रहे हैं। क्या इन्होंने महाराष्ट्र में कितनी पार्टियों को तोड़ा, बिहार में इन्होंने क्या किया। दूसरी बात, अभी मनोज लाल जी बोल रहे थे महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए कि वो बहुत बड़े नेता हैं। हम मानते हैं वो नेता हैं, लेकिन अभी जो बोल रहे थे ना कि केरल में मुख्यमंत्री जी ने कुछ गलत काम किए होंगे, अरे मनोज लाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी आरिफ मोहम्मद खान जी के ऊपर, महामहिम राज्यपाल जी के लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था मैं आपको बता दूं कि ही इज बिहेविंग लाइक एन एडवर्सरी बाय कीपिंग 8 की बिल्स पेंडिंग फॉर 2 years। एडवर्सरी का मतलब प्रतिद्वंदी, मतलब गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप सरकार के प्रतिद्वंदी के रूप में पास चले गए। अब नीतीश के पास क्यों भेजे गए? नीतीश जी के पास क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश जी, ये समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि वहां पे सरकार हमारी गिरने वाली है, नीतीश जी उधर जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं से चूड़ी टाइट जो आप बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही अभी वीरेंद्र सिंह जी ने। अगर आरिफ मोहम्मद खान राजभवन बैठे हैं तो नीतीश कुमार का कोई भी एडवेंचर मिस एडवेंचर में भी तब्दील हो सकता है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह ये आप मान के चलिए। अब वो गवर्नर, वो और ये बात मनोज जी को डिबेट के पहले राउंड में समझ में आ गई, इसलिए स्टेटमेंट इनका बदल गया। दूसरी बात, वीरेंद्र जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, नीतीश कुमार जी की ट्रेनिंग ऐसी है कि हर राउंड में बदल लो। ओके, ऑल राइट, उमा शंकर जी को मैं मौका देता हूं। सर, आज थोड़ा वक्त का अभाव है, थोड़ा सहयोग कर देंगे। ओके, बोलिए पांडे जी। देखिए, एक तो आरिफ मोहम्मद खान जी ने आपने जो कहा, अरे आलोक अवस्थी ने इतना भला बुरा तेल में नकेल डाल, आपको तो आजकल कुछ बुरा ही नहीं लगता, नाक में नकेल डालना शुरू कर दिया है। नकेल नहीं, मैंने तेल डालने की बात, मैं नकेल कह रहा हूँ। आप अपनी भाषा है, मैं बड़ी शिष्ट भाषा इस्तेमाल करता हूं। देखिए, जैसे ही वो बोलना शुरू किए, पत्रकारों ने नीतीश जी से पूछा, आरिफ मोहम्मद खान ने चुप रहो भाई, गाड़ी में बिठा के लाए, किसी से बात ना करने पाए। एक बात। दूसरा, नीलू रंजन जी अभी कह रहे थे
कि नहीं वो भाजपा और जनसंघियों के साथ रहे हैं। आपको नीलू जी थोड़ा याद करिए, 77 में भाजपा तब जनसंघ थी, साथ गए, जनता पार्टी खत्म हो गई। 89 से 90 बीपी सिंह के साथ जनता दल में आए, जनता दल खत्म हो गई। तो ये उनके साथ गए जरूर हैं, लेकिन चूंकि मूलतः समाजवादी हैं, धन्यवाद इसलिए इधर चले आते हैं, खत्म हो जाए। और एक बात और, ममता बनर्जी, आलोक जी पहले एनडीए में थी, फिर हमारे साथ आए। दुष्यंत चौटाला खत्म हो गए, पीडीपी खत्म हो गई। धन्यवाद सर। पीडीपी खत्म हो गई और ये आपका लोक जनशक्ति। अरे केजरीवाल जी के क्या हाल चाल है? केजरीवाल जी के, एक सेकंड, धन्यवाद सर। हो जाए, सुन मेरा एक सवाल, एक सवाल ले लो, एक सेकंड, खत्म हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड। दुष्यंत चौटाला को खत्म कर दिया। मेरे से बात करोगे? एक सवाल, एक सेकंड, अवस्थी जी हो गया, मेरे से सवाल ले लो। केजरीवाल जी के क्या हाल चाल है? केजरीवाल जी अपना चुनाव लड़े, हम उनके साथ कभी विधानसभा मिलकर लड़े ही नहीं। हम आज तक उनके साथ विधानसभा नहीं लड़े हैं, ना पंजाब। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों, आपका भी शुक्रिया नीतीश कुमार पर ये स्पेशलाइज्ड डिबेट देखने के लिए। नमस्कार।